हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है कंसेप्ट्स ऑफ एसएसटी क्लासेस में। लास्ट क्लास में हम लोग फेडरलिज्म के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि फेडरलिज्म में सामान्यतः जनरली हम लोग ये देखते हैं कि दो लेवल पे गवर्नमेंट होती है, दो स्तर पे सरकारें होती हैं। लेकिन इंडिया के केस में हम लोग आज देखेंगे कि इंडिया के केस में एक थर्ड लेवल की भी गवर्नमेंट होती है, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। आज हम लोग इंडिया के बारे में यही पढ़ेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन जो विकेंद्रीकरण इंडिया में हुआ है वो क्यों हुआ है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये है क्या वास्तव में? विकेंद्रीकरण इसको हिंदी में कहते हैं, विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर्स लेकर, इनके कुछ पावर्स लेकर और उसको लोकल गवर्नमेंट को दे देना, यही जो है डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। मतलब कैसे पावर्स ले लेना? तो कानून बनाने की शक्ति, लॉ बनाने की पावर, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का पावर, या फिर रेवेन्यू का पावर अगर इनसे कुछ ले लिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ लेके स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, या स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, तो उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ना याद रहेगा, डिसेंट्रलाइजेशन सीधा से पूछेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, तो हम सीधे बताएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर्स लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे देना ही डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है, या विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में हम लोग देखते हैं कि 2 लेवल्स की गवर्नमेंट होती है, तो इंडिया में ये 3rd लेवल्स की जरूरत क्यों पड़ी, अर्थात विकेंद्रीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके 2 रीजन हैं। पहला रीजन तो ये है कि इंडिया का जो स्टेट्स भी हैं, स्टेट्स का साइज जो है काफ़ी बड़ा है। स्टेट्स का साइज बड़ा है। आप एग्जांपल अगर देख सकते हैं कि अगर यूपी का पॉपुलेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो यूपी का पॉपुलेशन रशिया के पॉपुलेशन से ज़्यादा है, जबकि रशिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एरिया में जो है वो कंट्री है। तो पहला तो ये रीजन है कि बिग साइज ऑफ या लार्ज साइज ऑफ स्टेट। तो जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा है, तो एक स्टेट के द्वारा एक बड़े राज्य जो है उसकी राजधानी उसके सेंटर में लगभग होती है, वहां से पूरे राज्य को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एक बड़ा रीजन ये है कि स्टेट भी अपने आप में जो है काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। दूसरा जो मेन रीजन है जो विकेंद्रीकरण का या डिसेंट्रलाइजेशन का, वो ये है कि इवन स्टेट्स के अंदर जो है डाइवर्सिटीज बहुत ज़्यादा है, विविधता बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटीज विद इन स्टेट्स, मतलब ये कि एक राज्य में भी अगर देखें हम तो अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। तो एक जगह से एक ही प्रकार की नीति नहीं लागू की जा सकती है। इसलिए हमने क्या किया कि डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाने का फैसला किया, मतलब राज्य के भी कुछ पावर को लेके और नीचे स्तर पे लाने की वहाँ पे बात की गई। तो दूसरी बात, आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन लाने के पीछे क्या रीजन है, क्या रैशनल है, तो आप बताएंगे कि एक तो रीजन ये है कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका साइज काफ़ी ज़्यादा है, पॉपुलेशन में वो जो है, आप चाहें तो यूरोपियन कंट्रीज से उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा जो एक बड़ा रीजन है कि इंडिया स्टेट्स के अंदर भी जो है डाइवर्सिटीज बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है। और जब ये महसूस कर लिया गया, अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे क्या हैं और भी क्या रीजन इसके डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इसके लाभ क्या हैं, तो एक बड़ा लाभ ये है कि कई बात ऐसा समझा जाता है कि जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं उन लोकल प्रॉब्लम्स को ये माना जाता है कि वो लोकल व्यक्ति जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आज हम अमरकंटक में हैं, तो अमरकंटक में हम लोग जानते हैं कि साल के लगभग 4 महीने जो है बारिश होती है,
तो यहाँ बारिश के मौसम में किस तरह के रूल रेगुलेशन अपनाने चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ का ड्रेनेज प्रॉब्लम है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग दिल्ली में बैठकर या भोपाल में बैठकर लोग जो है नीतियाँ नहीं बना पाएंगे, और अगर बनाएंगे भी तो फ्लॉप करने का ज़्यादा चांसेस होगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ के लोग बैठे बैठे, तो उनको जो लोकल समस्याएं हैं उनके बारे में पता नहीं होगी कि भाई यहाँ तो बाकी जगहों से वर्षा जो है ज़्यादा होती है, इसकी स्पेसिफिक जो है स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है। यहाँ का जो जैसे मान लीजिए रोड है, तो जब बारिश ज़्यादा होती है तो रोड जल्दी जल्दी टूटेंगे, तो यहाँ के रोडों की मरम्मत जो है बाकी जगहों की तुलना में, जो शुष्क क्षेत्र हैं, जो ड्राई एरिया है, उसके तुलना में यहाँ पे रोड रिपेयरिंग का वर्क जो है ज़्यादा जल्दी करना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रिसिटी का जो रिपेयरिंग का वर्क है वो जल्दी ख़राब होने का, वहाँ तक की नमी सालों भर रहती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है जल्दी जो है इलेक्ट्रिक वायर्स खराब होने के या सड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरह की समस्याएं जो हैं लोकल स्तर के लोग जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन अगर कर दिया गया तो पहली बात तो ये कि लोकल व्यक्तियों को, चूँकि समस्या को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो जानते हैं, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा उस समस्या को सॉल्व करना। दूसरी बात ये कि जो लोकल गवर्नमेंट जो बनती है उसमें पीपल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में, तो ये एक तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी एग्जाम्पल होगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी जो है हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति निर्णय लेने में भाग लेगा और वो बेहतर तरीके से जो है ये काम कर सकता है कि लोकतंत्र को वास्तविकता जो प्रदान करने वाली बात है वो हम डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनडायरेक्टली हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। हम लोग MP MLA चुनते हैं, वो लोग हमारे बिहार पे जो है वो नीतियाँ बनाते हैं या लॉज बनाते हैं, जबकि हम लोग यहाँ पे अगर चाहें तो लोकल लेवल पे जो है हम लोग स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लेकर और नीतियों को बनाने में हम लोग जो है उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो डेमोक्रेसी का वास्तविक उद्देश्य है। तीसरी बात एक और इम्पोर्टेंट है कि डिसेंट्रलाइजेशन का एक फायदा और है कि लोकल लेवल पे चूंकि रूल रेगुलेशन बनेंगे तो लोकल लोग जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से जो पैसे का कैसे मैनेज करना है, जो पैसा आएगा उसको खर्च करने के लिए वो किस मद में खर्च करना ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये समझ सकते हैं। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन के फ़ायदे हैं, इसीलिए इंडिया में आज़ादी के बाद जब संविधान बनाया जा रहा था, उस संविधान बनाने के दौरान ही जो है इस बात को समझ लिया गया था कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। और आर्टिकल 40 एक है संविधान में, वो बात करता है कि आर्टिकल 40 जो है वो कहता है कि भारत में स्थानीय शासन को बनाए रखना चाहिए या बनाया जाना चाहिए, ये आर्टिकल 40 बात करता है। और आज़ादी के बाद से जो है विभिन्न सरकारों के द्वारा यह काम किया गया कि वो लोग जो है लोकल गवर्नमेंट को स्थापित करने का प्रयास किए। जो लोकल गवर्नमेंट है उसको हम लोग दो तरीके से देखते हैं, एक तो विलेजेस के लिए होता है, गाँव के लिए होता है। तो गाँव के लिए जो लोकल गवर्नमेंट होता है उसको हम लोग पंचायत कहते हैं या पंचायती राज कहते हैं, पंचायत। और शहरों के लिए जो होता है, जो अर्बन एरियाज के लिए जो होते हैं, जो अर्बन एरियाज के लिए जो लोकल गवर्नमेंट होता है उसको हम लोग म्यूनसिपैलिटी के नाम से जानते हैं, नगर निगम के नाम से जानते हैं, म्यूनसिपैलिटी के नाम से इसको जानते हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद से ये निरंतर प्रयास किया गया कि पंचायतों और म्यूनसिपैलिटीज़ की स्थापना की गई, लेकिन समस्या ये थी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसका कोई जब चुनाव जो होता था उसका फिक्स टाइम नहीं था कि इतने दिन के अंदर जो है इसका चुनाव कराना है। और दूसरी बात ये कि जो पंचायतें और नगर पालिका बनाए तो गए, लेकिन समस्या ये थी कि उनको डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रखा गया। मतलब ये कि इनको जो है वो बहुत ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई, ऑटोनॉमी नहीं प्रदान की गई कि स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते थे, क्योंकि इनको डायरेक्टली रखा गया स्टेट्स के अंडर में। तीसरी बात एक और की गई कि इनका जो रेवेन्यू का सोर्स है, इनको आय का स्रोत जो है स्पष्ट रूप से इनका कहीं उल्लेख नहीं किया गया कि ये वाला जो इनकम होगा वो आपको मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि आय के रूप में जो है ये निर्भर रहते थे राज्य पे। ऐसी स्थिति में जो पंचायतें बनी, उन पंचायतों का वास्तविक अगर रूप में कहा जाए तो पंचायतें जो है स्वतंत्र नहीं थी। इन स्थानीय सरकारों के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन तब आया जब 1992 में
संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, और उस अमेंडमेंट को हम लोग कहते हैं 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट किया गया ये अमेंडमेंट, या ऐसे कहेंगे 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक वैसे ही एक और संशोधन किया गया था 74th अमेंडमेंट। ये 73rd 74th का सिंपल सा मतलब ये है कि संविधान में हम लोग बात किए थे कि संविधान में क्या करते हैं, आवश्यकता के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो चेंजेस था 92 में, वो 73rd चेंज था, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं 73rd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरह इसके तहत क्या किया गया, पंचायती राज व्यवस्था को, मतलब गांव में व्यवस्था किया गया कि गांव में पंचायतें होंगी, पंचायती राज सिस्टम की स्थापना की गई। इसी तरह 74th जो अमेंडमेंट था उसके तहत हमने क्या किया कि म्युनिसिपैलिटीज की स्थापना की, म्युनिसिपैलिटीज की स्थापना की, म्युनिसिपैलिटीज की स्थापना की। अब इसमें क्या हुआ कि 92 के बाद, और एक क्वेश्चन आता है कि 1992 के पहले और बाद के पंचायती राज सिस्टम में क्या डिफरेंसेस होता है, क्या डिफरेंसेस था। तो इसको काफी अच्छे से इसको समझ लीजिए कि अंतर क्या था। पहला अंतर तो ये था कि यहाँ हम लिख देंगे बिफोर 1992, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिफोर 1992, और इधर लिख देंगे आफ्टर 1992, आफ्टर 1992, मतलब 1992 के पहले और 1992 के बाद। पहली बात, 1992 से पहले रेगुलर इलेक्शन नहीं होते थे, मतलब चुनाव हो सकता है कि 5 साल बाद हो सकता है, 15 साल बाद हो सकता है, 10 साल बाद हो, लेकिन 1992 के बाद ये कंपलसरी कर दिया गया कि एक फिक्स टेन्योर के बाद, एक फिक्स पीरियड के बाद इलेक्शन कराना पंचायतों का और नगर पालिकाओं का अनिवार्य कर दिया गया। सामान्यतः जो है, जनरली जो है वो हर 5 साल बाद इलेक्शन कराना जो है अनिवार्य है कि अगर पंचायतों का गठन होता है, नगर पालिकाओं का गठन होता है, तो आपको हर 5 साल के बाद से उसका इलेक्शन कराना है। तो पहला तो अंतर ये है कि 1992 से पहले रेगुलर इलेक्शन नहीं थे, नो रेगुलर इलेक्शन, जबकि 1992 के बाद रेगुलर इलेक्शन वहाँ पे होने लगे। रेगुलर इलेक्शन, नो रेगुलर इलेक्शन, और यहाँ पे क्या करना लगेगा, रेगुलर इलेक्शन शुरू हो गया। दूसरी बात ये किया गया कि यहाँ पे जो है, जो इलेक्शन कराया जाता था वो स्टेट के द्वारा कराया जाता था, जबकि यहाँ पे 1992 के बाद ये इलेक्शन कराने के लिए एक स्पेशली जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई। स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। इससे पहले ये संस्था यहाँ पे नदारत थी, यहाँ पे नहीं थी। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता था, उसका काम मेनली ये देखना है कि रेगुलर जो है पंचायत का इलेक्शन सरकारें करा रही है नहीं है, और वो करवाने की जिम्मेदारी जो है राज्य निर्वाचन आयोग के पास ही रहती है। एक और काम किया गया 1992 के बाद कि 1/3 जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया। मतलब जितनी भी सीटें रहेंगी, चाहे पंचायतों में चाहे नगर पालिकाओं में, उसके 1/3 सीट्स जो है वो महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए जो है रिजर्व कर दी गई। ये भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, यहाँ ऐसी तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अगला एक और चेंजेस क्या आया 1992 के बाद कि इसमें ये भी किया गया कि जो भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगे उसमें SC, STs और OBCs के लिए सीटें जो है रिजर्व रहेंगी। STs के लिए, SCs के लिए और OBCs के लिए सीटें जो है रिजर्व करने की बात की गई। ये चौथा पॉइंट है। इससे पहले तो ऐसा कोई बात ही नहीं था, वुमेन के रिजर्वेशन का कोई बात ही नहीं था। और एक लास्ट पॉइंट ये है कि 5th नंबर पॉइंट अगर हम कहें कि यहाँ पे क्या किया गया कि रेवेन्यू का सोर्स फिक्स कर दिया गया। रेवेन्यू का सोर्स जो है, रेवेन्यू का या सोर्स और रेवेन्यू
सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो राजस्व की मद है इसको यहाँ पे तय कर दिया गया कि किन किन स्रोतों से आय जो प्राप्त होगी वो सीधे जो है पंचायतों और नगर पालिकाओं को मिलेगा। इससे पहले क्या था कि 1992 से पहले अगर देखें तो राजस्व का कोई स्रोत इनको नहीं मिला हुआ था, मतलब पैसे के मामले में ये पूरी तरीके से राज्य पे निर्भर थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1992 के बाद इनको एक स्रोत निर्धारित कर दिया गया कि भाई यहाँ से जो आय होगी, सपोज कीजिए गांव में मेला लग रहा है, मेला से वसूली हो रहा है, टैक्स लिया जा रहा है व्यापारियों के द्वारा, उससे जो राजस्व की प्राप्ति होगी वो कौन लेगा, वो सीधे सीधे पंचायतों के पास जाएगा, शहरों में नगर पालिकाओं के पास जाएगा, जबकि इससे पहले ऐसा कुछ था नहीं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1992 से पहले और 1992 के बाद क्या दोनों में अंतर था, जो भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था या नगर पालिकाओं में क्या दोनों में अंतर था। तो आपको इस तरह के पॉइंट बना के इसमें लिखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, उसको जो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि पंचायतें कैसे काम करती हैं, नगर पालिकाएँ कैसे काम करती हैं। आज के लिए 2 क्वेश्चन लिख लीजिए और उन दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखिए, मेरे व्हाट्सएप पे जरूर दीजिएगा। दूसरी बात ये कि वीडियोस देखने के बाद अगर उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं या कुछ और सुधार करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में जाके उसको दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर उसको बताएं और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी वो भी पढ़ें। लॉकडाउन चल रहा है तो वो भी लाभ उठाएं और आंसर जरूर इसको व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, एग्जामिन द रैशनल RATIONALE examine the rationale behind the decentralization। विकेंद्रीकरण के पीछे क्या तर्क है, मतलब विकेंद्रीकरण हम लोग क्यों अपना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, स्टेट द डिफरेंसेस between status of local self governments, state the differences between status of local self governments before and after the constitutional amendments, before and after the constitutional amendments in 1992। 1992 के पूर्व एवं पश्चात के 1992 के पूर्व एवं पश्चात के स्थानीय शासन व्यवस्था के बीच अंतर स्पष्ट करें। स्थानीय शासन व्यवस्था के बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।